नमस्कार, आप देखें फ्यूचर एक्सप्रेस में हूं वीरेंद्र कुमार। मार्केट से डे लो और उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण आपकी स्क्रीन पर अगर आप देखें, यह आपके स्क्रीन पर टीसीएस के 12 महीने की प्राइस परफॉर्मेंस भाव है 1846। इस भाव के अंदर दो बातें छुपी हुई है, मैं आपको बता देता हूं। एक तो ये कि टीसीएस आज 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे है, और दूसरी सबसे अहम बात कि ये नंबर्स जो आपकी स्क्रीन पर है ये आए हैं नतीजों के बाद, और ये पिछले 3 महीने में ये तीसरा इंस्टेंस है। इस पूरे बाजार ने ऐसा नहीं किया बार बार, लेकिन ये 3 महीने में तीसरा इंस्टेंस है कि टीसीएस अपने 200 डेमा के नीचे फिसला है, जो कि टेक्निकल सेटअप इस स्टॉक का काफ़ी ख़राब कर देता है। मैं डेरिवेटिव पिक्चर आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले जानता हूं कि एग्जैक्टली ये गिरावट आ क्यों रही है, नतीजों में ऐसा क्या था, उसको समझने की कोशिश करते हैं एक बार फिर से। और एज ए इन्वेस्टर, एज ए ट्रेडर आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, आशीष मेरे साथ हैं, और उसके बाद हर्षता से जानने की कोशिश करेंगे कि हाउस व्यूज इन नतीजों के बाद आए क्या हैं। आशीष, पहले मैं आपके पास आऊंगा, और ये गिरावट थमने का नाम नहीं ले रही, और ये वाकई अगर आप देखें सेंटीमेंट खराब हुआ है टीसीएस को लेकर, और जैसे कि मैंने कहा 3 महीने में तीसरी बार आप 200 डेमा के नीचे स्लिप हो रहे हैं। कारण क्या है? देखिए, टीसीएस के जब कल शाम को नंबर्स आए तो एक ही ठीक ठाक चीज थी, वो थी इनकी कांस्टेंट करेंसी में जो ग्रोथ थी। हम उम्मीद कर रहे थे 1.7 से 2% के बीच में होगी, उस बैंड के लोअर एंड पे आई 1.8%। फिर भी उम्मीद पे खरी उतरी, पर ये जो उम्मीद पे खरी उतर पाई है उसके पीछे इनको अपने मार्जिन सैक्रिफाइस करने पड़े हैं। ऑपरेशनल परफॉर्मेंस बहुत खराब हुई है इस कंपनी की, ये दिक्कत की बात। और ध्यान रखें, मार्जिन जब हम उम्मीद कर रहे थे कि हल्के सुधार दिखाएंगे, 20 बेसिस पॉइंट ऊपर जाएंगे, मार्जिन दरअसल 90 बेसिस पॉइंट यानी कि ऑलमोस्ट 1% का दबाव, वो भी तब जब रुपया औसतन पिछली तिमाही से इस तिमाही में कमजोर होता हुआ नजर आया, जिसका आईटी कंपनीज को फायदा मिलता है। अगर वो फायदा ना मिला होता तो मार्जिन में और तगड़ा कट आता हुआ आप देखते। सबसे बड़ी दिक्कत क्या हो गई है, बीएफएसआई, बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज, 1/3 रेवेन्यूज वहां से आते हैं, और वहीं पे इबिट में तिमाही दर तिमाही 4.5% का दबाव देखने को मिल रहा है। और मैनेजमेंट खुद कह रहा है यूके का जो बीएफएसआई है उसमें नरमी पड़ रही है, कॉशियस स्पेंडिंग देखने को मिल रही है यूके में, कॉन्टिनेंटल यूरोप में, और वो खुद कह रहे हैं कि क्लाइंट्स ब्रेक्जिट कैसे शेप अप होगा उसके लिए अब इंतजार कर रहे हैं। अब ऐसे में मैनेजमेंट की कमेंट्री कहती है कि अगर मैक्रोज को हटा दें तो शायद हम डबल डिजिट ग्रोथ क्लॉक करेंगे, पर मैक्रोज हटाएं कैसे, क्योंकि हमारे सामने है ग्लोबल स्लोडाउन, टैरिफ वॉर, ब्रेक्जिट की चिंताएं, और अब ये जो कह रहे हैं कि क्लाइंट्स अपनी स्पेंडिंग रोक रहे हैं, धीमी कर रहे हैं। ऐसे में डर लग गया है कि ये डबल डिजिट ग्रोथ भी ये कंपनी क्लॉक कर पाएगी या नहीं। साथ साथ ध्यान रखें, इस कमजोर परफॉर्मेंस के बाद, मार्जिन्स में कट के बाद, पूरे साल के मार्जिन्स एक्सपेक्टेड है कि रिड्यूस होते हुए नजर आएंगे। आसान शब्दों में ईपीएस पे हिट होगा। तो ये कंपनी तो ऑलरेडी इन्फोसिस के मुकाबले 25-30% प्रीमियम पे ट्रेड कर रही थी, और इन्हीं भाव पे ट्रेड करती रही, तो डिस्काउंटिंग और बढ़ती हुई आपको नजर आएगी इन्फोसिस की। तो इसीलिए रिस्क रिवॉर्ड भी अब टीसीएस के फेवर से अब इन्फोसिस की तरफ शिफ्ट हो रहा है, और ये सब मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो टीसीएस के अगेंस्ट में इस समय जा रहे हैं। वाकई अगर आप देखें, बहुत बातें कही यहाँ पे आशीष ने, और एक सबसे बड़ी बात ये थी कि आप इन्फोसिस के अगेंस्ट एक प्रीमियम कमांड करते हो, लेकिन जब जैसे कि आशीष ने कहा कि ईपीएस पे इंपैक्ट पड़ेगा तो शायद बाजार वो आपको प्रीमियम देने के हालात में नहीं होगा। और अगर प्रीमियम लेता है बाजार आपसे वापस, तो आपका एग्जैक्टली प्राइस टारगेट निकल के क्या आएगा, इसको समझने की कोशिश करते हैं। हर्षता मेरे साथ हैं। हर्षता, एग्जैक्टली अब इन नतीजों के बाद जो टारगेट्स थे जो पहले के थे उनको रिवाइज करके किस ट्रैजेक्टरी में लाया गया है? नीचे की तरफ, और इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि तमाम ब्रोकरेजेस, चाहे वो विदेशी संस्थागत निवेशक वाले ब्रोकरेज हाउसेस हो या फिर भारतीय ब्रोकरेजेस, इन सबको लगता है कि अब यहाँ से टीसीएस में वो दमखम नहीं रहा है कि आपके लिए उतने बेहतर रिटर्न्स देखने को मिले जितने पहले उम्मीद की जा रही थी। विदेशी ब्रोकरेजेस की राय से शुरुआत करते हैं। यहाँ पर देखिए, सीएलएसए की पहली रिपोर्ट आई जहां पर उन्होंने टारगेट घटाया। 2500 पहला टारगेट था, नया टारगेट है 2460 का, मार्जिन मिस है, ये एक बहुत बड़ी उन्होंने स्टेटमेंट की है। साथ ही साथ मक्वायरी ने कहा है कि यहां पर इनका टारगेट है 2300 के नीचे का, 2291 का नया टारगेट, जो पहला टारगेट था वो 2345 का था। यही नहीं, सिटी ने भी अपने टारगेट्स को कम किया है, नया लक्ष्य 1785 का है। और अगर आप भारतीय निवेशकों की बात करें या फिर भारतीय ब्रोकरेजेस की बात करें तो वो तो बहुत नेगेटिव हो चुके हैं। इनफैक्ट कोटक की एक रिपोर्ट है जिन्होंने अपना टारगेट घटाया है, 1950 से 1825 किया है। वो कह रहे हैं वैल्यूएशन स्ट्रेस्ड है, रिड्यूस की रेटिंग इन्होंने दे दी है, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि मैक्रो स्लोडाउन की जो चिंता है वो भारी पड़ेगी।
इस बारी मेगा डील्स नहीं देखने को मिली है, जो भी कंपनी के लिए एक नेगेटिव है। इसीलिए उन्होंने कहा है कि अब अपनी पोजीशन रिड्यूस की होनी चाहिए, वो अग्रेसिव तेजी नहीं करना चाहेंगे। निर्मल बंग दूसरी ओर कह रहा है कि यहां पर बिकवाली कर लेनी चाहिए। इनफैक्ट उन्होंने ये भी सवाल पूछा है कि डबल डिजिट ग्रोथ की जो आस लगाए बैठा है बाजार इस कंपनी से, वो भी FY 2020 में आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए वो स्टॉक टूटता हुआ धीरे धीरे करके उस मार्जिन डिक्लाइन को हल्के में बिल्कुल मत लीजिए, ये आगे की तस्वीर बिगड़ने की ओर इशारा कर रहा है। जी हाँ, आगे की तस्वीर बिगड़ने का इशारा। और आप देखिए जो हर्षता ने यहाँ पे टारगेट्स दिखाए हैं डिफरेंट हाउसेस के, क्रेडिट स्यूज लगभग 1775, यानी आपका अंडरलाइन का जो इस वक्त प्राइस है उससे भी लगभग 75 रुपए डाउन साइड के टारगेट्स आ रहे हैं इन नतीजों के बाद। और कोटक का टारगेट करीब 1825 का है, जो कि इस वक्त मौजूदा प्राइस से लगभग 25 रुपए नीचे का है। खैर आशीष, हर्षता, बहुत बहुत शुक्रिया ये अपडेट देने के लिए, हाउस व्यूज और एग्जैक्टली नतीजों की बारीकियों को एक बार फिर से समझाने के लिए। चंदन थापड़िया मेरे साथ हैं। चंदन, आज इनफैक्ट कल्प्रिट अगर इंडेक्स के लिए कोई है तो वो है TCS। और मैं इनफैक्ट एक और चीज़ देख रहा था कि आप मंदड़िया यहाँ पे किस तरीके से हावी हुए हैं। इंट्राडे में TCS जैसे भारी स्टॉक के ऊपर 10% का बिल्डअप, 14 लाख शेयरों का बिल्डअप, ह्यूज शॉर्टिंग। और मैं ऑप्शन की डेटा देख रहा था, आई मीन कॉल राइटर्स इन द मनी कॉल्स पे हावी हैं। आपको क्या लगता है इस वक्त कितने डाउनसाइड प्रोजेक्शंस हैं? जी नमस्कार। देखिए TCS है कंपैरेटिवली बाउंस दे रहा है, बट बाउंस होल्ड नहीं कर पा रहा है। पिछले कुछ दिनों की बात करें तो 50 डे के ऊपर नहीं निकलता है और बार बार 200 डेमा के आसपास आने की ट्राई कर रहा है। तो मल्टीपल सपोर्ट की तरफ जा रहा है, बट बिल्टअप इंडिकेट कर रहा है कि लिमिटेड अपसाइड है। जब तक ये अब 1900 का लेवल नहीं निकलता है, नीचे में डाउन साइड जो रिसेंट स्विंग लो थे 1790, 1800 का जोन, वहाँ पे आप स्टेच कर सकते हैं। हालांकि ऑलरेडी थोड़े से ऊपर के लेवल से डिप देखें तो कोई बाउंस आएगा तभी यहाँ पे बिकवाली की सलाह रहेगी। तो एज ऑफ नाउ द डेटा सेटअप ये बता रहा है वीकनेस है। बेटर है यहाँ पे आप बेयर पुट स्प्रेड करें या ऊपर की कॉल राइटिंग करें। ओके, कॉल राइट कर सकते हैं, बेयर पुट स्प्रेड भी यहाँ पर, यानी मंदी खेल सकते हैं यहाँ पर 1844 पे। प्राइस यहाँ पे सेटल हो जाए इसके चांसेस काफ़ी कम लग रहे हैं। निफ्टी 10,766 पे कारोबार कर रहा है। एक बार प्लीज़ लेके आइए निफ्टी बैंक दोनों इंडेक्सेस लेके आइए और इस पर अप्रोच क्या रखनी चाहिए उससे बात करेंगे। 10,766 ये लेवल है। और निफ्टी बैंक का स्तर दिखाएंगे प्लीज़, एग्जैक्टली किस स्तर पे है। अश्विनी गुजराल हमारे साथ हैं भी बात करने के लिए। निफ्टी बैंक 27,430 पे। अश्विनी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। अश्विनी, इन लेवल्स पे आने के बाद अब आप देखिए निफ्टी कल के हाई पॉइंट से ऑलमोस्ट 350 से 400 पॉइंट रिट्रेस हो चुका है। मैं स्पॉट की बात कर रहा हूँ। निफ्टी जो कि फ्रेंकली स्पीकिंग वो पैरिटी SGX निफ्टी से बैठा ही नहीं पा रहा है पिछले 3-4 दिन से। आप देखिए 920 नज़र आता है, ओपन होते हैं हम 850 पे और स्लिप होते हैं 780 तक। एग्जैक्टली इन लेवल्स पे आपको लग क्या रहा है अब? देखिए प्रॉब्लम TCS नहीं, बैंक निफ्टी खड़ी करेगा, क्योंकि वहां पे सब लॉन्ग हैं। और मेरे हिसाब से एक मोमेंटम से कल की नैरो रेंज थी निफ्टी और बैंक निफ्टी में, वो एक मोमेंटम से टूटा है। और जिस तरह के ये नतीजे आ रहे हैं, मेरे हिसाब से डर जो है वो बैंक निफ्टी जो होल्ड कर रहे हैं उनको लगेगा। IT इंडेक्स तो वैसे ही 15-20% नीचे आ चुका है। सो मेरे हिसाब से आज ये दिन के लोज पे बंद होने चाहिए निफ्टी, बैंक निफ्टी और IT भी। तो ये एक करेक्शन का सेटअप बनता जा रहा है। तो बहुत कॉशियस हो जाएं जो लॉन्ग पोजीशंस हैं, क्योंकि अगर बैंक IT दोनों के नतीजे अच्छे नहीं आएंगे तो फिर ये मार्केट 27,500 पे जहां बैंक निफ्टी पे खड़ा है वहां पे होल्ड नहीं कर पाएगा। और क्योंकि ऊपर इतनी कंसोलिडेशन हो चुकी है, तो मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी में लॉन्ग पोजीशंस बहुत हैं। करेक्शन का मतलब है 800,000 पॉइंट हाई से, तो कह लें 26,800, 27,000 उस तरह की करेक्शन आ सकती है। निफ्टी पे शायद 10,500 टाइप की करेक्शन आ सकती है, क्योंकि बहुत समय हो गया और हम जो है ऊपर की तरफ नहीं जा पा रहे। तो एक मार्केट अगर रेंज का एक साइड नहीं तो तोड़ती है तो फाइनली वो वीकनेस आनी शुरू हो जाती है और कोई ना कोई वजह बन जाती है। एक वजह ये भी है कि मैक्रो खराब हो रहे हैं, क्रूड जो है और ऊपर जा रहा है। अगर वो 62 से नहीं मुड़ा, 70 पहुंच गया तो काफ़ी कुछ जो है यहाँ पर हिल जाएगा। तो एक तरफ तो मार्केट टॉप आउट हो रही है, दूसरी तरफ कुछ फैक्टर्स बदल रहे हैं, तो उस पर ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ओके, आपके स्टॉक फीचर्स कौन कौन से होंगे सर आज? देखिए हिंडाल्को पे बाय है 202 का स्टॉप, 214 का टारगेट। L&T फाइनेंस में सेल है 144 का स्टॉप, 132 का टारगेट। और महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल पे सेल है
455 का स्टॉप और 432 का टारगेट, 430 का टारगेट। ओके, शुक्रिया अश्विनी इस पूरे कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और अपनी राय इंडस्ट्रीज पे निफ्टी बैंक पर और इन तमाम स्टॉक फ्यूचर्स पर रखने के लिए। लेकिन मुद्दा वही है, आज CNBC आवाज़ अपने 14 साल पूरे कर रहा है और इस सफ़र में हमारे हमसफ़र बहुत सारे लोग बने, इन्वेस्टर्स बने, व्यूअर्स बने और कॉर्पोरेट जगत तक ये हस्तियाँ और कंपनियाँ हमारे हमसफ़र बन के रहे। और इसी सिलसिले में आज हम एक और कंपनी और एक और शख्स से बात करेंगे। मिस्टर संजीव गोयनका, चेयरमैन CSC के हमारे साथ जुड़ रहे हैं बात करने के लिए। सर नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है और एक बार फिर से आपको मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँगा कि आप इस 14 साल के हमारे सफ़र में हमारे हमसफ़र बने रहे। अच्छा तालमेल रहा सर, आपके नतीजों पर, आपके आउटलुक्स पर, कंपनी की योजनाओं पर हम बात करते रहे और आप समय समय पर आके आपके निवेशकों को धांधस बताते रहे। सर कैसा रहा ये सफ़र आपका हमारे साथ और कुछ कहना चाहेंगे आप? पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूँगा आपके 14th एनिवर्सरी पे। थैंक यू सर। और ये एक आपने CNBC आवाज़ ने एक नई दिशा अपनाई जब चालू किया था और ये एक कंप्लीटली न्यू डायरेक्शन से आप लोगों ने बिजनेस न्यूज़ को आम जनता तक पहुंचाया। तो इसमें कंपनियों की भी बहुत सहायता हुई और बहुत मदद हुई कि हमारी कहानी आपके ज़रिए आम जनता तक पहुंचे, हिंदी हार्टलैंड में पहुंचे। तो ये एक फैंटास्टिक जर्नी रही है और हम ये पार्टनरशिप को बहुत वैल्यू करते हैं। आपका सहयोग भी रहा है, आपको बधाई के साथ धन्यवाद भी देते हैं। थैंक यू सर। इनफैक्ट CSC के बारे में मैं थोड़ा सा दर्शकों को बता दूं, क्योंकि हमने कहा कि ये 14 साल हमारे पूरे हुए हैं। आप देखिए CSC ने भी इन्वेस्टर्स के लिए क्या वेल्थ क्रिएट करके दी। 2001 पर इनफैक्ट मेरे पास लंबे चार्ट तो नहीं होंगे, लेकिन इस कंपनी का जो कि प्राइस, सिर्फ मैं अंडरलाइन की बात कर रहा हूँ, मैं बाकी अगर आप देखें कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट्स को छोड़ दीजिए, 45 रुपये से 900 रुपये का हाई और आज करीब 670 रुपये का। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन्वेस्टर्स के लिए वेल्थ क्रिएट करने के लिए। लेकिन अब मैं थोड़ा सा इस मुद्दे पे आऊँगा सर कि थोड़ा सा मैं आपके जो डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस है उसको लेके बात करना चाहूँगा। मालेगांव आपके पास आया, अभी आपके झोली में गिरा। एग्जैक्टली मालेगांव है क्या आपके लिए, और ये इसका मिलना आपके लिए मतलब क्या है, और आपका जो पावर एंड ये जो डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस है 2019 में इसका आउटलुक क्या रहेगा सर? देखिए डिस्ट्रीब्यूशन मेरे हिसाब से पावर में डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस की होल्ड करेगा फ्यूचर के लिए जी। आप यदि कंज्यूमर और एंड कंज्यूमर को ओन करेंगे तो आपकी कलेक्शंस अश्योर्ड रहेंगी। तो पहली चीज़ ये है। दूसरी चीज़ ये है कि फ्यूचर मुझे लगता है कि डिस्ट्रीब्यूशन में है, ना कि जनरेशन में। ओके। और तीसरी चीज़ है कि मालेगांव हमारे लिए एक एंट्री पॉइंट है महाराष्ट्र में। ये बहुत अच्छा सर्कल है, इसमें 83% इंडस्ट्रियल लोड है और इंडस्ट्रियल और कमर्शियल मिला के 87% लोड है। तो लोड मिक्स अच्छा है और सोशल इश्यूज हैं, बट लोड मिक्स बड़ा अच्छा है। और महाराष्ट्र में ये हमारी फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन एंट्री पॉइंट रहेगी। और मुझे लगता है कि महाराष्ट्र इज अ स्टेट जहाँ पे कि आपको डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे। तो ये फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट स्टेप है। इसके बाद उम्मीद करता हूँ कि और भी होगा। तो मैं सर ये मान के चलूँ कि अभी तक आप कोलकाता में अगर आप देखें आपका जो बेस है बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन आउट ऑफ कोलकाता जो आपका बेस है उसमें मानूँ कि आप आगे जाके कितनी ग्रोथ देख रहे हैं अगले आने वाले 1 से 2 साल में? देखिए हमारे अब 6 जगह डिस्ट्रीब्यूशन है। कलकत्ता के बाहर ग्रेटर नोएडा में जो कि लाइसेंस है और वो बहुत ही अच्छा कर रहा है। हाल ही में हमने राजस्थान में 3 शहरों में लिया डिस्ट्रीब्यूशन, कोटा, बीकानेर और भरतपुर, जिसमें कि भरतपुर ऑलरेडी प्रॉफिटेबल हो गया है। कोटा बीकानेर भी मैं उम्मीद करता हूं कि अगले 8, 10, 12 महीनों में प्रॉफिटेबल हो जाएगा। और अब ये मालेगांव है, तो ये छठा सर्कल है हमारे लिए। और ऐसे करके और हम बढ़ाएंगे अपनी फुटप्रिंट डिस्ट्रीब्यूशन में धीरे धीरे करके, कॉशियसली, केयरफुली। मैं आपको कुछ और वजह से जो कि काफ़ी अच्छे लगते हैं, जैसे कि आपने कहा कि महाराष्ट्र आपको अच्छा लगा। यहाँ पे अगर आप देखें रेगुलेशंस अच्छे खासे हैं और थेफ्ट काफ़ी कम है।
तो ऐसे कुछ और बाजार या फिर मार्केट्स या फिर ट्रेजेक्टरीज जो आपको अच्छी लग रही हो, जहां पर CESC योजना बना रहा हो अगले 1-2 साल में जाने की? बिल्कुल, हमने पूरे देश को मैप आउट किया है, बट ये हम शेयर नहीं करना चाहेंगे कि कौन से स्टेट्स हैं और कौन से सिटीज़ हैं कौन से स्टेट्स में। तो हमारी पॉलिसी बहुत कॉन्शियस है। महाराष्ट्र इज समथिंग दैट वी आर एग्रेसिव अबाउट। महाराष्ट्र में टैरिफ रिफॉर्म भी सिग्निफिकेंट हो चुका है एंड कल्चर भी है टूवर्ड्स एफिशिएंसी एंड इम्प्रूवमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन का सपोर्ट मिलता है महाराष्ट्र गवर्नमेंट से। तो ये एक एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है पावर डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए। तो उम्मीद और विश्वास है कि ये आगे चल के महाराष्ट्र अच्छा होगा। ओके सर, मैं थोड़ा सा अपना आगे की बातों पे आऊँगा, क्योंकि मोदी सरकार का कहीं ना कहीं 24/7 पावर पुश पर जोर रहा है। आपको क्या लगता है कि जब आपको घर घर तक रोशनी पहुंचानी है और आपको इस पावर पुश पे वाकई काम करना है 24/7, तो इस लिहाज से इस बजट में किया जा सकता है? वाकई एक बहुत महत्वाकांक्षी बजट होगा, हालांकि अंतरिम बजट है, लेकिन फिर भी क्या किया जा सकता है इस सेक्टर के देश में? देखिए, एक तो आई थिंक ये देश को धारणा हटानी चाहिए कि बजट इज द ओनली मीडियम ऑफ पॉलिसी चेंज और रिफॉर्म। और ये सरकार ने डेमोन्स्ट्रेट किया है कि वो साल भर पॉलिसी चेंजेस करते हैं और रिफॉर्म करते हैं। अभी हाल ही में कल ही शायद फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया कि GST की एग्जेम्पशन लिमिट बढ़ा दी है, जिससे कि बहुत मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज़ को राहत मिलेगी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को राहत मिलेगी। तो वो बजट के लिए रुकते नहीं हैं। तो मेरे ख्याल से ये बजट इम्पॉर्टेंट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट सिर्फ बजट के अलावा ये देखना चाहिए कि पॉलिसी चेंजेस कितनी तेज़ी से हो रही हैं। और ये जो 24/7 पावर का है, ये तो बहुत ही अच्छा एक अभियान है। और कलकत्ते में और नोएडा में तो ये कलकत्ते में तो हम बहुत सक्सेसफुली 24/7 पावर देते हैं। न पावर कट्स होती है, न कुछ होता है, न एफिशिएंसी है। तो ये चीज़ तो जैसे जैसे प्राइवेटाइजेशन होगी, जैसे जैसे एफिशिएंसी आएगी, जैसे जैसे नए टेक्निक्स और मॉडर्न प्रैक्टिसेस अडॉप्ट होंगे, ये होगी ही, ये तो होना ही है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है और मेरे हिसाब से तो हर एक सिटीजन का फंडामेंटल राइट भी है। ओके सर, आखिर प्रश्न आपसे पूछूंगा, बस थोड़ा सा अगर टिप्पणी आप कर पाएँ, अगर आप कंफर्टेबल हो तो। एक तो ऑर्गेनाइज रिटेल और साथ ही साथ आपका जो FMCG बिजनेस है, वो किस स्थिति में है इस वक्त, और स्पेशली FMCG बिजनेस पर आपकी क्या योजनाएं आगे, और ब्रेक इवन कब तक हो सकता है? ये क्वेश्चन आप रिपीट करेंगे या आपकी आवाज़ ब्रेक हुई? मैं ऑर्गेनाइज रिटेल और साथ ही साथ FMCG कारोबार के बारे में बात करना चाह रहा हूं सर। अभी इस वक्त स्थिति क्या लग रही है वहां पे आपको? ये फिर आवाज़ ब्रेक हो रही है आपकी। चलिए सर, मेरे ख्याल से कुछ ऑडियो में दिक्कत है, मैं माफ़ी चाहूँगा आपसे, शायद ऑडियो नहीं पहुँच पा रहा है मेरा। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप संजीव जी इस कार्यक्रम में शामिल हुए और सभी पहलुओं पर बात करी, और ख़ास करके आपका शुक्रिया CNBC आवाज़ की इस 14th एनिवर्सरी पे जोड़ने के लिए और बात करने के लिए हमसे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। लौटते हैं बाजार की तरफ, और इस वक्त निफ्टी करीब 10,773 के स्तर पे, और एक बार आप निफ्टी बैंक को देखेंगे एग्जैक्टली। अगर आप देखें निफ्टी बैंक किस रेंज में है, प्लीज़ जरा निफ्टी बैंक लेके आइए। लगभग 27,443। एक छोटा सा ब्रेक लेकर आते हैं, दोबारा हाजिर होते हैं और फिर बात करेंगे चंदन तापड़िया से, उनकी कॉल एग्जैक्टली निफ्टी बैंक पे क्या है और तमाम स्टॉक फीचर्स पे। निफ्टी 10,773 पे और निफ्टी बैंक अगर आप देखें 27,450 की ट्रैजेक्टरी में कारोबार कर रहा है। चंदन, अभी दोनों इंडेक्स पे कॉल क्या लेंगे आप? जी नमस्कार। देखिए, बाजार एक ओवरऑल डेली चार्ट पे देखें तो पिछले लगभग 12, 15, 17 दिनों से एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्मेशन में चल रहा है, जहाँ लोज ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं और हाइज भी नीचे की तरफ आ रहे हैं। ऊपर में जरूर 10,880, 925, 10,985 के आसपास मल्टीपल हर्डल है, वहीं नीचे की तरफ 10,700, 10,650 के आसपास मल्टीपल सपोर्ट है। तो ये बाजार पूरी तरह से दायरे में सिमटा हुआ है, और इस दायरे में बाय ऑन डिप्स की रणनीति या सेल ऑन राइज की रणनीति अपना सकते हैं। तो ऊपर के लेवल से बाजार ऑलरेडी रेजिस्टेंस लेके नीचे आया है, तो इसलिए यही सलाह रहेगी कि यहाँ पे खरीदारी का अप्रोच बनाए, क्योंकि 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास है। 10,750, 10,777 का एक इंपॉर्टेंट लेवल है, और लास्ट एक्सपायरी भी 10,777 के आसपास बंद हुई थी, तो उन लेवल के आसपास आया है। तो मैं इसलिए यहाँ पे ओवरऑल ट्रेंड को पॉजिटिव देखते हुए
खरीदारी की सलाह रखूंगा। थोड़ा सा डिप आए खरीदे, 10,700 का स्टॉप लॉस, 10,880 का टारगेट। आपके स्टॉक फ्यूचर्स कौन कौन से रहेंगे चंदन? स्टॉक फ्यूचर में देखिए आईटीसी पे बाई है। आईटीसी ने एक शानदार कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया है। ये स्टॉक का काफी स्लो मूव दे रहा है, बट जिस हिसाब से पिछले 4-5 दिन से हायर हाइज हायर लोज बना रहा है, ओपन इंटरेस्ट इंटेक्ट हो रहा है, पुट राइटिंग एक्टिविटी आ रही है, एक फॉलिंग सप्लाई ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट दे रहा है, अप मूव होना चाहिए, 303 का टारगेट, 288 का स्टॉप लॉस। दूसरा ट्रेड है वो रहेगा यूपीएल। आज स्टॉक में भी स्ट्रेंथ बनी हुई है, लगातार पिछले 2 दिनों से लॉन्ग के बिल्टअप है, नई फ्रेश ब्रेकआउट के लिए तैयार हो रहा है, 770 का स्टॉप लॉस, 810 का टारगेट। और तीसरा ट्रेड रहेगा वो रहेगा आईसीआईसीआई प्रू। ये काफी स्ट्रेंथ इस काउंटर में, आज लगभग 20% का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। 3 दिन पहले इसने 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को सरपास किया, वीकली में फॉलिंग सप्लाई ट्रेंड लाइन को निकाल रहा है, वीकली में भी सपोर्ट ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, इसलिए आईसीआईसीआई प्रू में खरीदारी की सलाह है। 345 का स्टॉप लॉस, 374-75 के टारगेट। ओके, शुक्रिया चंदन इस पूरी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और निफ्टी बैंक पर और इन तमाम स्टॉक्स पर अपनी राय रखने के लिए। फिलहाल एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद देखिए हमारी खास पेशकश आशीष वर्मा के साथ एक्सीडेंटल स्टॉक्स। छोटे से ब्रेक के बाद